अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी। राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है एक धमाकादार किस्म का इंकशाफ और उनके मुताबिक इमरान खान साहब के खिलाफ नए शवाहिद सामने आ गए हैं और जो एक कार्रवाई पहले से ख्वाहिश बल्कि पैदा हो चुकी है कि जनाब इमरान खान साहब को गद्दार भी डिक्लेयर किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट साबित किया जाए। तो इसके लिए जो है अब ऐसा लगता है पेशबंदी कर ली गई है और इसके लिए बयानिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब का आज का एक बहुत ही बोंगा सा इंकशाफ है, लेकिन उसी सिमत में एक कदम दिखाई देता है। उसके साथ साथ जी फैज़ हमीद साहब के ट्रायल, उनकी सज़ा, उसके ऊपर मुख्तलिफ रद्द अमल का सिलसिला जारी है। उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब एक दफ़ा फिर नाकाम लौट गए। डियाला से मुलाकात नहीं हो सकी उनकी, कुछ गुफ्तगू उन्होंने ज़रूर की, लेकिन पीटीआई की आखिर स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर ज़रूर आज थोड़ी सी बात करेंगे। हुकूमत ने मज़ीद कुछ स्टेप्स करने की कोशिश की है और अब कहा जा रहा है कि एक्स पर भी दोबारा पाबंदी लग सकती है, मज़ीद भी कुछ हो सकती हैं चीज़ें। और फिर नॉर्वे के सफ़ीर को भी सुप्रीम कोर्ट आना महंगा पड़ गया। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज एक इंकशाफ किया है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं आज एक टीवी प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी रीसेंट गुफ्तगू की थी अपनी बहन उज़्मा खान साहिबा के साथ, उस गुफ्तगू की बुनियाद पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब के भारत के साथ कोई ताल्लुकात हैं और वो कुछ राब्तों में हैं। और ये जो राब्ते हैं ये कुछ ऐसा एविडेंस फ्राहम करते हैं जिससे ये नज़र आता है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के साथ मिलकर कोई साजिश में मुलविस हैं। तो ये अब उनका एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, लेकिन ये किस कदर हल्का और किस कदर बेसलेस किस्म का इंकशाफ नज़र आता है, ये चंद ही बातों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत की तहवील में हैं, निज़ाम की कस्टडी में। आपको पता है वो जेल के अंदर हैं, वो कोई अपने घर में तो बैठे नहीं हुए। और उनको ये भी मालूम है कि वो हर वक्त एक अपने मॉनिटरिंग के अंडर हैं। उनकी एक एक लम्हे की वीडियोस बनती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और ख़ास तौर पर जब वो कोई गुफ्तगू के लिए आते हैं अपनी बहनों के साथ, वकला के साथ, जो भी वो बात करते हैं, तो डिवाइसेस के थ्रू वो तमाम जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड की जाती है, वो सुनी जाती है। तो एक बंदे को जब मालूम है कि उसकी हर गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी और हर तरह उसकी बात को मॉनिटर किया जा रहा होगा, तो आपके ख़्याल से अगर कोई वाकई किसी के कोई ताल्लुकात हों भी, तो क्या वो वहाँ पर बैठकर ऐसी गुफ्तगू करेगा कि वो खुद ब खुद कोई एविडेंस ऐसे फ्राहम कर दे, जबकि वो जानता है कि उसकी वहाँ पे हर हर लम्हे की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस के थ्रू ही आप जो है ये एक इसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है राना सनाउल्लाह साहब का क्लेम। अब इससे आगे बढ़ते हैं। भई अगर आपने ऐसी कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली होती या आपके पास वाक़ई कोई ऐसी चीज़ हाथ लगी होती, तो फिर तो जो ये निज़ाम इमरान खान के ऊपर 3 साल से हमले कर रहा है कि लोग इससे मुतनफ़िर हो जाएँ, इसके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा ये इस्टेब्लिश कर सकें कि लोग मान लें कि ये करप्ट है, दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, कोई चीज़ तो मान लें, अखलाकी तौर पर दिवालिया है, रिलीजियस नहीं है बल्कि रिलीजन के ख़िलाफ़ है, पता नहीं हर तरह का मतलब मुकदमा बनाया इसको साबित करने के लिए कि इसमें दुनिया की हर बुराई है। तो आप जब ये साबित करने में नाकाम रहे और लोग वहीं के वहीं खड़े रहे और उसी को सच मानते रहे, तो आपके हाथ अगर कोई ऐसी चीज़ लगी थी तो आप तो 1 सेकंड के अंदर उसको ऑनर करते और दुनिया को दिखाते, पाकिस्तानियों को दिखाते कि यार ये देखो जिसको तुम हीरो बना के बैठे हो, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, ये इसकी ऑडियो है। ये अपनी बहन के साथ इस तरह से बात कर रहा था और यहाँ-यहाँ पे इंडिया में ये पैगामात पहुँचा रहा था और ये देखो इसके शवाहिद मौजूद हैं। तो आप तो उसको सँभाल के रखने के बजाय उसको पब्लिक करते फ़ौरन। पता लगता कि भई इमरान खान जेल में बैठा कितनी क बड़ी कोई साजिश रचा रहा है। और फिर तीसरी इससे आगे की बात कि इमरान खान अगर जेल में बैठ के वाक़ई किसी से रवाबित रखे हुए हैं, तो फिर तो ये आपके पूरे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है कि आपकी इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी एक जेल में बैठा शख्स जो कि अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने वकील से बात नहीं कर सकता, वो कैसे उधर दूर पार सरहद पार इंडिया के साथ किसी के साथ राब्ते में। तो ये तो आपके अपने निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क है कि ये तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, फिर इसका मतलब है। तो मतलब ना ऐसी बोंगियाँ मारा करें, ना इस तरह की हरकतें किया करें। अच्छे खासे समझदार इंसान है राना सनाउल्लाह साहब, इतनी सियासत की हुई है और उसके बावजूद इस किस्म की बातें करना आकर टीवी के ऊपर बैठकर,
यानी कि आप लोग बिल्कुल ही हार मान चुके हैं कि आपके पास कोई सियासी जवाज़ नहीं रह गया, तो अब आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आ गए हैं कि जी वो अब मतलब मैं तो ये सोच रही थी शायद इससे आगे वो अभी ये बात करेंगे कि उन्होंने जो है वो जेल के सेल के अंदर बैठ के पूरे का पूरा एक एटम बम भी तैयार कर लिया जो उन्होंने चलाना है सुहेल आफरीदी साहब के थ्रू, या ये कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कोई नए मुल्क का नक्शा भी वो बना के बैठे हुए थे अंदर, जैसे पहले मिले थे नक्शे। तो मतलब है कि आप कुछ भी, मतलब आप कुछ भी आके जो है वो बैठ जाएंगे और बताना शुरू कर देंगे लोगों को, और फिर सोचेंगे कि यार लोग बिलीव भी कर लें। कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? मतलब रवाबित जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं मोदी साहब के साथ, ठीक है। वो जंग भी हुई थी, इधर बंदे मार रहा था मोदी, पाकिस्तानियों को मार रहा था, और नवाज शरीफ साहब नाम लेकर उसको कंडेम नहीं कर सके थे। तो राब्ते तो उधर है उनके साथ। और वो इमरान खान जो इक़्तिदार में जब था वो तब से मोदी को ललकार भी रहा है। वो बैठ के जेल के अंदर जो है वो मोदी हुकूमत के थ्रू कोशिश कर रहा है कि जनाब किसी तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर ले। तो मतलब कोई अक्ल को हाथ मारे। मतलब ठीक है कि आप लोगों की सियासी मुखालफत है, चले ये भी मान लिया कि भाई आप लोगों से उनका तोड़ नहीं हो सका और 8 फरवरी को अवाम ने उठा के आप लोगों को बाहर फेंका। लेकिन मतलब अब बात तो लॉजिकल करें आप। मतलब ये वो एक ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी तो दूर की बात है, मतलब बाहर भी कोई यकीन नहीं करेगा कि इमरान खान अपने मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। मुझे याद आ रहा था, अभी वो मैं इंटरव्यू देख रही थी मेहदी हसन के साथ, जो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पे भी कोई ऐसी बोंगी मारी हुई थी। तो अगले ने कहा कि मतलब आप ठीक है, आप उसको करप्ट कह लो, आप कह लो कि जी उसने कोई करप्शन की होगी, चलो आप ये भी कह लो कि उसने कोई किसी तरह की कोई और माली करप्शन, कोई अखलाकी करप्शन की, कोई नाजायज़ ओहदे का इस्तेमाल किया, चलो मान लिया। मतलब अब आप यानी ये भी कहेंगे कि वो जो है वो अपने मुल्क से ही वफ़ादार नहीं है, आप ये बात भी कहेंगे। मतलब वो लोग भी बैठ के बाहर बैठ के मानने को तैयार नहीं होंगे कि इमरान खान जो है वो मुल्क से कोई गद्दारी कर सकता है। लेकिन असल में अब ये वो शौक है कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए जवाज़ बनाने हैं। और जवाज़ कैसे बनाने कि गद्दारी का फतवा लगाओ, मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाओ, उसकी आड़ में जो है वो कोई सज़ाए मौत सुना दो, कुछ कर दो, किसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी दिल को ठंडक पहुंचा दो कि भाई किसी तरह उनको रास्ते से हटा दो। तो मतलब है कि ये बातें तो हम सुन रहे थे, अब तो ये बातें पहले तो हमें अफवाहें लगती थी कि जी मरी में बैठ के कोई ऐसी साजिश हुई है या ऐसी कोई उन्होंने फरमाइश की है। तो लेकिन अब जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो ऐसे तो लग रहा है कि फिर इसका मतलब वाक़ई उन खबरों में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो था वो मौजूद था। तो मतलब है कि आपने और कहाँ तक बात को लेके जाना है। अब ये फैज़ हमीद साहब की आपने ठीक है देख लिया, ट्रायल हुआ, उनको आपने सज़ा सुना दी। अब उस सज़ा का कोई अता पता है ही नहीं है, कोई सामने चीज़ें आएँ तो पता लगे कि भई किस इल्ज़ाम पे सज़ा हुई है, किस इल्ज़ाम पे नहीं हुई है। अगर कोई सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो भई फिर अकेला तो नहीं वो कर रहा था, उसके नीचे भी मातहत लोग थे जो उसमें ज़ाहिर है उसका साथ देते होंगे। कोई उसके ऊपर भी आर्मी चीफ मौजूद था, वो भी उसका कोई साथ देता होगा। तो फिर बाकी सब लोगों को किस तरह से आपने क्लीन चिट दी हुई है और एक बंदे को कैसे आपने सज़ा सुनाई हुई है? तो इसमें सवालात ही सवालात हैं। और फिर उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस तरह की भौंचाल की कैफियत में हर वक्त अगर आप मुल्क को रखेंगे तो कोई बड़ा मुल्क का आप फ़ायदा कर रहे हैं या उससे कोई बड़ी मुल्क में सरमायाकारी आ रही है? क्या इससे जो है वो हासिल हो रहा है? तो वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुल्क को तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। हाँ, जो इक़्तिदार के ऊपर एक टोला मुसल्लत है, उसकी गिरफ्त जो है वो ज़रूर मज़बूत हो जाती है, मज़ीद मज़बूत हो जाती है हर गुज़रते कदम के साथ। अब ये आज मैं ये भी सुन रही थी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब फरमा रहे थे कि जनाब एक्स को जो है वो बंद किया जा सकता है मुल्क में। उसकी ऑप्शन वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहाँ से यानी उसको, जैसे पहले इन्होंने ट्विटर को ब्लॉक कर दिया था, तो उसी तरह हम उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स की इंतज़ामिया है वो ताउन नहीं कर रही। अब मैं आपको बताती हूँ इस बात का मतलब मुझे क्या समझ में आता है। मेरी नज़र में तो मतलब बड़ा साफ़ है कि इन्होंने एक्स की इंतज़ामिया से राब्ता किया कि जी इमरान खान का जो सोशल मीडिया पे ये एक्स का अकाउंट है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये इन्होंने ऑफिशियली कहा था कि हम उनके साथ राब्ता करेंगे और वो बंद करवाएंगे। इस सिलसिले में आपको याद होगा कोर्ट से एक इन्होंने पिटिशन भी डलवाई हुई है, उस पर भी हियरिंग चलती है। तो बेसिकली मकसद उसके पीछे यही था कि इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट करते हैं वो ज़ाहिर है बहुत खलती है, और उसी वजह से उनकी मुलाकातें बंद हैं कि जी वो ट्वीट्स क्यों होती है, उसकी रीच भी इतनी होती है, दुनिया के कोने कोने तक खबर जाती है कि जी इमरान खान ने ये कह दिया। अब उसको बंद कैसे करवाएं? उसको बंद करवाने के लिए कहीं न कहीं ज़रूरी राब्ते किए होंगे, लेकिन वो नहीं हो सका मामला। तो उन्होंने कहा कि चलो जी वो बंद नहीं करते तो हम
मुल्क में जो है वो एक्स को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो ताउन नहीं करी। और ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे अकाउंट्स जो इनको परेशान करते हैं, जिनके पीछे ये जाते हैं, उनके पीछे ये राब्ते करते हैं, एक्स को लिखते हैं, बंद करवाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर जब नहीं होती तो अब इनको लगता है कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि एक्स के ऊपर तो सारा बयानिया जो है वो उधेड़ दिया जाता है, जो हम झूठ बोलते हैं वो सारा वहाँ पे हमारा खुल जाता है। तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि एक्स के ऊपर वैसे भी सारी कवरेज जो है इमरान खान साहब की बहनों के अडयाला पे आने की, उनके केसेस के हवाले से, उनकी पार्टी की जो गुफ्तगू है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी तमाम जो कंडीशंस हैं उससे रिलेटेड जो सोशल मीडिया है वो आपको बाखबर रखता है। तो इनको अब ये प्रॉब्लम है कि जी इसको बंद करो ताकि लोगों तक ये सिलसिला जो है वो ख़त्म किया जाए इन्फॉर्मेशन पहुंचने का। तो ये वही एक मॉडल ऐसा लगता है कि जैसे बनाने की कोशिश है कि जहाँ पर जिसको कोई शुमाली कोरिया का मॉडल कहता है, कोई इसको चाइना का मॉडल कहता है, कोई इसको सऊदी अरेबिया मॉडल कहता है, पता नहीं कौन सा है ये, कोई मिस्र का भी मॉडल कहता है। अब अल्लाह बेहतर जाने इनके दिल में क्या है और कौन सा ये मॉडल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि हर गुज़रते दिन के साथ ये मज़ीद जो एक आप कह लें इंसानी हुकूक हैं, जो बुनियादी आज़ादियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ हर रोज़ एक कदम कोई ना कोई उठाते हैं। और ये सारे सिलसिले जो हैं वो उसी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते, क्योंकि इन्होंने जो कर लिया है, जो ये कर रहे हैं और जो ये करना चाहते हैं, इनको पता है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उसके ऊपर लोग कुछ ना कुछ सरफिरे आवाज़ उठाते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं। तो वो उन आवाज़ों को भी, चंद आवाज़ों को भी बंद करना चाहते हैं। वो था ना हबीब जालिब का शेर के वो ये बोलते जो चंद हैं ये सब शर पसंद है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हबीब जालिब का है या शायद जिस फैज़ अहमद का है, बहरहाल जिसका भी है। तो वो इनकी खींच ले ज़बान, तो ये वो वाली सूरत हाल है कि इनकी ज़ुबान खींच लो, जिसको तो आप जेल में डाल सकते हैं, जेल में डाल लो, फिर भी अगर कोई बाज नहीं आ रहा तो भाई फिर इनको ये प्लेटफॉर्म ही मुहैया करना बंद कर दो ताकि कोई कुछ कह ना सके। लेकिन ये फिर वही बात है जो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इस तरह से क्या चीज़ें रुक जाती हैं। क्या आपने पहले एक्स को बंद नहीं किया था तो उससे क्या हो गया था? क्या एक्स काम नहीं करता था? क्या लोग बात नहीं कर रहे थे? अगर एक्स नहीं होगा तो क्या और प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे? क्या उन पे बात नहीं होगी? अगर और प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे तो क्या तहरीर किसी के पास नहीं होगी? क्या लोग लिख नहीं सकेंगे? मतलब आप कहाँ कहाँ पे चीज़ों को रोक सकते हैं। वीपीएन्स हैं, कोई ना कोई जुगाड़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी का एक नहीं तो कोई दूसरा हल निकल आता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको ज़रूर एक्सपोज करती हैं कि आप कितने खौफज़दा हैं और किन किन चीज़ों को किस किस तरह से आप क्लोज़ करके लोगों को ये तमाम जो कुछ आप कर रहे हैं उसको, चेहरे को अपने छुपाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते कि चेहरा हम बेहतर कर लें, बल्कि ये कहते हैं कि हम अपना चेहरा छुपा लें कहीं, और उसके लिए वो तमाम आईने मिटा दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं कि जो इनका चेहरा जो है वो दिखाते हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब की तो खबर अपनी जगह, एक्स की भी खबर अपनी जगह, लेकिन एक खबर हामिद मीर साहब ने भी आज बड़ी दिलचस्प दी अपने व्लॉग में, और उन्होंने बताया है कि माइनस इमरान खान सिर्फ नहीं हो रहा बल्कि आगे चल के शायद माइनस मरीम नवाज़ और माइनस बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हो सकता है। वो कहते हैं, रीज़न तो नहीं वो बता रहे कि कब और कैसे होगा, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही को सियासत से आउट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि आगे चलकर ऐन मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म के 2 और उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ साहिबा, इनको भी माइनस किया जा सकता है। और वो ये अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ऐसा हो सकता है। इससे ज़्यादा उन्होंने इसकी तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन मैं तो पहले इस बात पे खुश हुई कि चलें शुक्र है कोई बात हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने वक्त से पहले बता दी, वरना अक्सर वो इंकशाफात वक्त के बाद, गुजर जाने के बाद बता रहे होते हैं कि उस वक्त तो ऐसा भी हुआ था। तो ये अच्छी बात है कि कम अज़ कम उन्होंने वक्त से पहले ये ज़रूर इंकशाफ कर दिया है कि भी ऐसा भी हो सकता है। और इसकी वजह कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है ढूंढना, अगर ऐसा होने की तरफ कोई जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आपने वैसे ही सारी जो सियासी जमातें हैं उनके हाथ पांव काट के उनकी पावर्स ख़त्म कर दी हैं और अवाम में तो आपकी वैसे ही कोई मकबूलियत इन जमातों की रही नहीं है, तो दूसरा तो इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन और एक ही सहारा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के जितनी दफ़ा भी हो सके वज़ीर आज़म बन जाएं, इक़्तिदार ले लें, जिस भी अंदाज से हुकूमतें मिल जाएं ले लें। अब अगर आप पहले ही अपनी तमाम तर पावर्स काट के इस्टेब्लिशमेंट को दे दें तो फिर इसमें कोई आइडिया लगाना मुश्किल नहीं है कि उसके बाद उन्हें आपकी आखिर ज़रूरत क्यों रहेगी। वो आपका सियासी लाशा उठा के क्यों फिरेंगे भाई जब आप किसी जोगे ही नहीं हैं, आपको खामखा जाली जितवा के वो बिठाएंगे तो उन्हें किस बात का फ़ायदा हो रहा है। या तो ये हो ना कि किसी काम का उन्हें भी फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर तो समझ में भी आ रही कि भी ठीक है वो आपकी मदद करें, आप उनकी मदद करें, तो फिर तो कोई बात भी है।
जब आप लोगों का कोई जितवाने का उन्हें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो आप लोगों को जितवाएं, और कल को फिर आप जीत कर दोबारा कोई उनके लिए कभी भी मुश्किल क्रिएट कर दें तो वो आपको क्यों स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है कि जहाँ पर पावर्स फिर पावर्स के सामने आती है, तो जहाँ जहाँ जिस जिस से उन्हें ख़तरा होता है वो उसके खिलाफ जाएंगी। आज अगर इमरान खान से ख़तरा है तो इमरान खान के खिलाफ हैं सब खड़े हुए, लेकिन अगर इमरान खान से इन्हें किसी वक्त लगा कि ख़तरा उतना बाकी नहीं रहा, तो फिर ये जहाँ और इन्हें लगेगा कि अब इनसे ख़तरा हो सकता है, लिहाजा उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये तो एक बड़ी सिंपल इक्वेशन है पावर की जो हमें दिखाई देती है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इन दोनों के वालिदैन को भी माइनस किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी माइनस किया गया था, मरीम नवाज़ साहिबा के फादर मियां नवाज शरीफ साहब को भी माइनस किया गया था। तो हर दौर में हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि भाई फ़लाँ जो ताकतवर तरीन शख्स है मेरे मुकाबिल, मैं उसको जो है वो माइनस कर दूं। तो अगले किसी वक्त में अगर ये लोग उम्मीदवार होंगे और अगर इस काबिल हुए कि ताकत की पोजीशन में हुए, तो इन लोगों को भी माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो एक पाकिस्तान की सियासी रूटीन है, इसमें कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात भी नहीं होती। और ये भी ऐन मुमकिन है कि इन सब को आके दोबारा इमरान खान खुद ही माइनस कर दे। जब वो अगर आए तो फिर उसकी जो पार्टी है वो आगे आके रूल करे और आगे क्या से क्या सिचुएशन हो। तो पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल एक महीने का कुछ नहीं बता सकते कि उसके बाद क्या सिचुएशन हो। तो ये है जी सारी कहानी, लेकिन है ये ख़बर इंटरेस्टिंग। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं जी, उन्होंने अडयाला का दौरा ज़रूर किया, लेकिन आज ज़्यादा लंबा धरना भी नहीं दिया, और बस थोड़ी देर बैठ के उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने वही रूटीन की बातें की हैं, और ये भी इवन बात कही कि जी हम तो बिल्कुल, अगर ये कहते हैं जी मुज़ाकरात बातचीत, हम क्यों मुज़ाकरात से भागेंगे या क्या, हमारा पाकिस्तान है, हम चाहते हैं हर चीज़ बातचीत से मसला हल हो। लेकिन अगर इन लोगों ने हमसे बात ही नहीं करनी तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है सिवाय एहतजाज के। अब सवाल ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है उसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बातचीत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि गुफ्तगू से कोई मसाइल का हल निकला है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीम है वो तो बिल्कुल किसी तरह भी मुज़ाकरात या बातचीत तो दूर की बात है, वो तो मतलब है कि गला दबाने के ऊपर उतरी हुई है कि इनका गला दबाना है। तो ऐसे में मुज़ाकरात कहाँ से इनको नज़र आ रहे हैं, मेरी समझ से बात बाहर है। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि पीटीआई के पास इस वक्त बातचीत का ये कहते तो हैं कि हमने करनी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कोई माहौल है नहीं। तो इनके पास अगर कोई ऑप्शन है तो ये हो सकता है कि कोई पब्लिक पावर का। ये अलग बात है कि इस वक्त ये ऑप्शन भी मुझे तो बहुत वीक ही नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ऐसे साजगार नहीं है, ना मफाहमत के लिए ना ही एहतजाज के लिए। तो या तो ये थोड़ा सा इन्हें इंतज़ार करना होगा या फिर अपनी कोई हिकमत अमली में बेहतरी लानी होगी, क्योंकि फ़िलहाल तो दोनों ऑप्शंस ज़्यादा कोई कारगर और ज़्यादा साजगार नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा जी आज एक ख़बर ये भी आपको देते चलें कि जो नॉर्वे के सफ़ीर ईमान मज़ारी साहिबा की हेयरिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज आए हुए थे, उनको दफ्तर ख़ारजा ने डिमार्श किया है, उनको एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि जनाब ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, आप इसमें मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये भी एक बड़ी बोंगी बात है, इसलिए कि भाई पहली बात तो ये है कि उन्होंने आके क्या कोई रुकवा दिया है कुछ, या उन्होंने कोई अपना रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर कोई फेयर ओपन किस्म की हेयरिंग हो रही है तो वो तो कोई भी जाके सुन सकता है और बैठ के देख सकता है कि भाई किस तरह की हेयरिंग चल रही है। तो अगर वो जाके सिर्फ सुन के हेयरिंग को ऑब्जर्व करके आए हैं तो ये किस तरह कोई खिलाफ कानून बात है जिसके ऊपर डीमार्च कर दिया गया। तो ये मेरी बात वैसे समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि भाई दिल में आई हो कि भाई अगर ये इस तरह आके सपोर्ट करेंगे ईमान मज़ारी को, तो ईमान मज़ारी भी चूँकि इनको बहुत खलती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, तो उनको सपोर्ट करने वाले भी। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि इनको जो लोग बुरे लगते हैं, जो इनके मुखालिफ हैं, जो इनके खिलाफ खड़े हैं, वो तो चलने लगता ही हैं, जो उनकी हिमायत करते हैं ये उनके भी खिलाफ चल पड़ते हैं। तो ये इनका टॉलरेंस लेवल है। तो बहरहाल इसी वजह से जो है उसमें इन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर जो दूसरे ममालिक हैं उनका भी लिहाज नहीं करना कि जी उनको भी इन्होंने रगड़ देना है कि जी आपने क्यों जाके वहाँ पे हेयरिंग सुनी। तो ये बहरहाल इन लोगों ने आज किया है। लेकिन बहरहाल केस ईमान मज़ारी साहिबा के लिए अच्छा साबित हुआ है कि वहाँ पे ट्रायल रोक दिया गया उनका। लेकिन दूसरी जानिब जो और बाकी चीज़ें हैं वो भी अंडर कंट्रोल हैं, और कुछ ना कुछ इसका भी रास्ता निकाल लेंगे जब उन्होंने निकालना होगा। फ़िलहाल तो इस केस में उन्हें रिलीफ मिला है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।